गुड मॉर्निंग क्लास 12th। अब आपके सामने मैं आषाढ़ का एक दिन का तृतीय अंक प्रारंभ करने जा रही हूँ। तृतीय अंक प्रारंभ करने से पहले आप रंगमंच के आधार पर तीनों की तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन था वह द्वितीय अंक पर आधारित था। इसलिए आपके लिए प्रथम अंक और तृतीय अंक इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ रंगमंच से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। हमने आपको द्वितीय अंक का जो लास्ट पैराग्राफ था, जिसमें था पेज नंबर 86 पर कि उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, यह कहकर जब वो सिसकने लगती है और अंबिका उसे सहारे से बैठाती है और सिसकती पीठ पर झुक जाती है का मैंने आपको संकेत दे दिया था, यानी अंबिका की मृत्यु हो चुकी। आपको यह ज्ञात ही होगा कि माँ अभी तक माँ थी, उस घर की दायित्वों को पूरा करने वाली। यद्यपि वह अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन फिर भी कम से कम घर में वह थी। अब उसके भी न रहने पर और मल्लिका अकेली हो चुकी है, जिसको लेकर के समाज में तरह तरह के अपवाद तो हो ही रहे हैं। और एक अकेली कन्या का, क्योंकि अभी वह कन्या है, विवाह नहीं हुआ था, एक कन्या का अकेले और जिसके संबंध को लेकर के समाज में अनेक प्रकार के अपवाद हो रहे हैं, उसे समाज में लोगों के व्यंग बाणों का किस प्रकार सामना करना पड़ता है, किस प्रकार उसकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक स्थिति हो जाती है, उसी का यहाँ पे तृतीय अंक में उल्लेख किया गया है। कुछ और वर्षों के बाद, अर्थात प्रथम अंक से द्वितीय अंक के बीच में 2 वर्ष का अंतराल था। अब द्वितीय अंक से तृतीय अंक के लिए लिए गए कुछ वर्षों, अर्थात उसी तरह से 2 या 3 वर्षों के अंतराल की है। यह भी आपकी आषाढ़ के दिन की ही घटना है और एक दिन की ही घटना है, क्योंकि शीर्षक में आप आरंभ जब भी करेंगे तो आषाढ़ का एक दिन है, यानी जो भी घटनाएं प्रारंभ हुई हैं वह आषाढ़ महीने और एक दिन की ही घटना के रूप में माना गया है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, जो कि आपने प्रथम अंक में भी देखा था कि जब पर्दा खुलने से पहले मेघ गर्जन, हल्के हल्के वर्षा के शब्द और धीरे धीरे वह शब्द विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ, अर्थात जो प्रथम और द्वितीय अंक का प्रकोष्ठ यानी कमरा था वही प्रकोष्ठ है। एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। अब आप देख लीजिएगा, वहाँ दीवारें लकड़ी की थी, चिकनी मिट्टी से पोती गई थी, गेरू इत्यादि से स्वास्तिक, शंख, कमल इत्यादि के चिन्ह बने थे। द्वितीय अंक में वह हल्के से बुझे हो गए थे और तृतीय अंक में वह पूरी तरह से मटमैले हो चुके हैं और जगह जगह से जो मिट्टी से पोते गए थे, चूने इत्यादि से वह भी उखड़ गए। इन्हीं के आधार पे अंतर करिएगा। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है, अर्थात जिस प्रकार से मल्लिका की मनः स्थिति है, ठीक उसी प्रकार से उस घर की रंगमंच पे जब पर्दा खुलता है तो प्रकोष्ठ की स्थिति भी जर्जर यानी बुरी तरह से टूटी फूटी और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है। प्रथम में 3-4 कुंभ थे, द्वितीय अंक में 2 कुंभ थे और तृतीय अंक में केवल 1 कुंभ है, उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर बागछाल नहीं है। प्रथम अंक में आसन पर बागछाल बिछी थी, द्वितीय अंक में आपने देखा था बागछाल जगह जगह से फटी थी और तृतीय अंक में उस पर भी बागछाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। वहाँ पर बुझे से थे और यहाँ पर आपका क्या हुआ, पूरी तरह से बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन है। वहाँ प्रथम अंक में मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे थे, द्वितीय अंक में देखे थे
कुछ बर्तन रखे गए थे और तृतीय अंक में उन्होंने कह दिया कि 2-1 बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। स्याही अर्थात जो मिट्टी से उसे बनाते वक्त जो चूल्हे के लकड़ी के चूल्हे पर करते हैं तो उसे मिट्टी से बना दिया जाता है, नीचे लेप लगा दिया जाता है ताकि वह बर्तन घिसे भी नहीं और साथ ही साथ उसे सफाई करना भी आसान हो। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। पहले अंक में आपने देखा था अंबिका एक चौकी पर बैठी छाछ से धान फटक रही थी और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। द्वितीय अंक में आपने देखा था मल्लिका छाछ में खरल में औषधि पीस रही थी और निक्षेप का अंदर प्रवेश दिखाया गया। तृतीय अंक में आप देखेंगे कि उस प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में वैशाखी के सहारे चलता हुआ आता है। अर्थात तृतीय अंक में मातुल का प्रवेश है जो भीगे वस्त्रों और वैशाखी के सहारे, जो कि हम आगे आपको वैशाखी का यहाँ क्यों उपयोग किया गया यह स्पष्ट कर देंगे। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है, अर्थात कोई भी नहीं है। इस चीज को उन्होंने संकेतों के माध्यम से या संवादों के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया। तो संकेत के माध्यम से उन्होंने किया, नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता। मातुल मल्लिका, यहाँ से पहली घटना शुरू हो गई है। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। कौन है? मातुल। मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। अर्थात वर्षा ने क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरी परिस्थितियों को ही, आज अपनी जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का हम दोष किसी और को देते हैं, जिसके कारण कि मातुल वैशाखी के सहारे जब आता है तो कहता है वर्षा ने क्या दुर्गति कर दी है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती, उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगने लगता है। क्या कह रहे हैं? उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है, परिस्थितियों की व्यवस्था है जिसके कारण कहा गया है, और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ उसकी योग्यता ही नहीं होती है बल्कि उसकी आसपास की परिस्थितियां एवं वातावरण भी होता है। इसीलिए कहा गया कि उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी जीर्णता यानी खालीपन आ गया है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहीं अब तल्प के स्थान पर टूटा पालना रखा है। आपने देखा था जो अंदर का कमरा था जब वह खुलता था तो सिर्फ तल्प का एक कोना दिखाई देता था। अब उस तल्प के स्थान पर क्या रखा गया? एक टूटा पालना रखा गया है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है, क्योंकि पहली चीज आपने देखा था मल्लिका के चरित्र की विशेषता थी कि वह अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना है। आज वह जिन परिस्थितियों की व्यवस्था में जो उसकी स्थिति हो चुकी है इसको यह किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती है। अब वह टूटे पालने से आपको संकेत धीरे धीरे मिल गया होगा, जिसके कारण कि मल्लिका जब बाहर निकलती है तो मातुल को पता न चले, इसलिए वह अंदर से किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, अरे मातुल आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। अर्थात मुझे मालूम था कि वर्षा हो रही है और इस वर्षा में सिर्फ एकमात्र तुम ही हो जहाँ पर कि मुझे शरण मिल सकती है। इसीलिए कहा है कि वर्षा में बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं।
सोचा जो हो मातुल के लिए, आज भी तुम वही मल्लिका हो। मातुल को सब पता है कि आज मल्लिका की इस स्थिति का दोषी कौन है, लेकिन वह जानता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मल्लिका के यहाँ मुझे शरण मिल जाएगी। इसीलिए कह रहा सोचा जो हो, अर्थात आज इन परिस्थितियों की, तुम्हारी इस दशा की स्थिति का कारण जो कोई भी हो, लेकिन मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। देखिए संकेत भी धीरे धीरे आपको मिल रहा है। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। इसी आषाढ़ की वर्षा हो रही थी जबकि कालिदास जो है वह उज्जैनी गए थे, या जब प्रियंगु मंजरी के साथ भी आए थे तब भी वह कश्मीर के लिए गए थे, जिनके कारण की धीरे धीरे मल्लिका की स्थितियां गिरती चली गईं। इसीलिए कह रहे हैं संकेतात्मक रूप से कि यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले दो पैरों पर चल लेता था, परंतु मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। दो पैरों पर चल लेता था, यानी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, इन दोनों के आधार पर इसको ले लीजिएगा कि पहले दो पैरों पर चल लेता था तो कभी भी मुझे दिक्कत नहीं होती थी। आज क्या हो गया है, मेरी एक पैर जो है वह भारतीय संस्कृति का हो गया और एक पैर पाश्चात्य संस्कृति, या अर्थात हमने दो नाव पे पैर रख लिया है। और उन दो नाव पे पैर रखने के कारण क्या हो रहा है, जिस प्रकार से दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जो उसका मुख्य लक्ष्य है या गंतव्य स्थल है उस तक नहीं, गंतव्य स्थल के अंत विराम तक नहीं पहुंच पाता, ठीक उसी प्रकार से मातुल की स्थिति है कि मातुल भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों अर्थात शहरी और ग्रामीण, अर्थात वो गांव में रहते थे तो उन्हें लगता था कि मुझे पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, जब मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो मेरा सम्मान होगा और मैं बहुत खुश रहूँगा। यानी जो चीज़ मुझे नहीं, जैसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उनके आधार पर भी आप इसको स्पष्ट कर दीजिएगा कि उन्होंने बोला कि पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। अर्थात जब मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ था, अर्थात जब मैं जिस स्थल विशेष पे रह रहा हूँ वहाँ पर मैं संतुष्ट था, तब तो मुझे कभी भी इस ग्राम प्रदेश में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज जब मैं उस शहरी परिवेश का आवरण ओढ़ लिया हूँ, अर्थात उस दिखावा रूपी आडंबर को अपने ऊपर ओढ़ लिया हूँ, तब से मुझे यह वर्षा कष्टदारी हो गई है, अर्थात इस ग्राम में रहना इत्यादि मुझे कष्टकारी हो चुका है। परंतु अब यह स्थिति है कि वैशाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता, अर्थात उस संस्कृति की तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे विचार हैं, वह हमारे विचार तो भी वही पुरानी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का वहन करने वाले हैं। इसलिए जब मैं आगे पैर बढ़ाता हूँ तो मेरे पैर क्या होते हैं, पीछे को फिसल, अर्थात हमारे विचार जो हैं वह पीछे यानी भारतीय संस्कृति के मोह के कारण उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और पैर आगे रखता हूँ तो वैशाखी पीछे को फिसल जाती है। अर्थात दो संस्कृतियों के मेल से आप स्पष्ट करिएगा कि दो संस्कृति क्या हुई कि हम एक संस्कृति को पकड़ने जाते हैं, उस संस्कृति के आकर्षण में मैं बढ़ने लगता हूँ, लेकिन हमारा जो वातावरण, हमारे जो मानसिक विचार है वह अभी वही पुरानी संस्कृति के ओढ़े हुए हैं, जिसके कारण कि वह अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिनको उन्होंने वैशाखी और पैर की, वैशाखी आगे रख रहा हूँ तो पैर पीछे को फिसल रहे हैं और पैर आगे बढ़ा रहा हूँ तो वैशाखी पीछे को फिसल रही है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाऊं। अर्थात ये आज का मानव है, उसे खुद नहीं मालूम कि उसे किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी। उन्हें ये नहीं मालूम था, उन्हें तो ये लगता था कि राजप्रसाद का जो दिखावा भरा आडंबर है, वह जो सब शानो शौकत है, वहाँ जाकर मैं बहुत खुश होऊंगा। तो आज वो कह रहे हैं कि यदि मुझे यह मालूम होता कि वहाँ जाकर मैं पाँव तोड़ बैठूंगा, अर्थात न मैं यहाँ का रहूँगा न मैं वहाँ का रहूँगा, तो मैं वहाँ न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी
उन लोगों ने ऐसा कर दिया है। अर्थात आपको याद होगा द्वितीय अंक में जब प्रियंगु मंजरी मल्लिका के पास आई थी तो बोली थी कि मातुल के घर का मातुल को परिवार तो मेरे साथ जा रहा है और उसके घर का परिसंस्कार मेरे स्थपति कर देंगे, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे भी घर का परिसंस्कार कर दें। उसी चीज़ को मातुल कह रहा है कि मेरा घर भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकते ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी। अर्थात अपनी भूमि से जो जुड़ा हुआ हो, अपनी जन्मभूमि से जो जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि इस चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी, एक अपनापन तो था लोगों में। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हम उस शहरी परिवेश में गए कि वहाँ जाकर के मेरे मन को सुकून मिलेगा, लेकिन न तो मैं इस संस्कृति को भुला पाया और न उस संस्कृति को स्वीकार कर पाया। और यहाँ पर भी इन लोगों ने मेरे घर का भी परिसंस्कार करके उन श्वेत शिलाखंडों अर्थात संगमरमर से पूरा भर दिया है, जिनके कारण कि अब मुझे वही याद आता है और उन्हीं में न तो मैं यहाँ का रह गया और न मैं वहाँ का हो चुका। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, न बाहर रहते बनता है न अंदर। इसको आप भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश, दिखावा रूपी आडंबर अर्थात मानव की जो संतुष्ट न होने की स्थिति है, इनके आधार पे आप स्पष्ट कर सकते हैं। स्मरण हुआ उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन होते ही मुझे प्रासाद का स्मरण हुआ था। अर्थात उसी राजमहल का मुझे याद आ जाती है जब मैं अपने घर में उन श्वेत शिलाखंडों को देखता हूँ, जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। यहाँ तक हमने आपका कराया। यहाँ पर आप पहला रंगमंच की तुलना कर दीजिएगा और मातुल के बैसाखी के आधार पर भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति, शहरी ग्रामीण परिवेश इत्यादि के आधार पर आप स्पष्ट कर दीजिएगा। अब जो दूसरा और साथ ही साथ अब जो होगा वह मातुल की वाचालता। मातुल वहाँ आया है तो कोई ना कोई समाचार, जैसे पहले घटना में, पहले अंक की पहली घटना में आपने देखा था कि मल्लिका प्रवेश करके प्राकृतिक दृश्य का सूचना दी थी। द्वितीय अंक में आपने देखा था निक्षेप आकर के उज्जैनी का समाचार दिया है और तीसरे अंक में आप देखिएगा कि मातुल आकर के कश्मीर का समाचार। और दूसरी चीज मातुल की जो वाचालता है, दिखावा रूपी आडंबर है, वह भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, जो दूसरी क्लास में आपके लूँगी।